Exceed Academy. Connect to learn. सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 12 है क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर टोटल 21 चैप्टर्स हैं फ़िज़िक्स के। तो पहले जो 11 चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर हैं और 12 से 21 चैप्टर्स यानी 10 चैप्टर जो हैं वो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी को देखते हैं अंडर स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन, जब उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती उस वक्त हम उनकी स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी फोर्स होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को आपस में कंबाइन करके रखती है, अदरवाइज़ वो डिस्पर्स हो जाते हैं, उनके जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी जो है ये भी चार्जेस से मिलकर बनी हुई है। इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा वजूद कायम है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फोर्सेस ना हों तो हम भी, हमारी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स is a force which holds the positive and negative charges that make atoms or molecules। यानी हमारा बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो उसके लिए जो उनको कंबाइन करके रखती है, होल्ड करके रखती है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होती है। चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को कशिश करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। और इसी तरह अगर सेम चार्जेस हैं यानी दो पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से परे धकेलते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। यानी कोई भी दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ऑलराइट, इसी तरह नेगेटिव चार्जेस हैं, इस साइड पे भी नेगेटिव और इस साइड पे भी नेगेटिव, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक साइड पे पॉजिटिव है और दूसरी साइड पे नेगेटिव है तो ये अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं, ये फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम कूलम्स लॉ के थ्रू मेजर करते हैं। कूलम्स लॉ चार्ल्स कूलम ने पेश किया था 1784 में। इस लॉ के मुताबिक 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं जो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट यानी उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स उनके दरमियान होगी, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी उनके दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, उतना ही कम होगी। इसे हम मैथमेटिकली अगर डिस्क्राइब करें तो ये आता है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। यानी कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, इनके दरमियान जो फोर्स है वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/r स्क्वायर के, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, Q1 Q2। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है
वो R है। अब Q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है Q2 की वजह से वो F12 है, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज Q2। इसे हम इस तरह रीड करेंगे, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 और बाय चार्ज Q2, और जो चार्ज 2 के ऊपर Q1 की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हम कहते हैं F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। ऑलराइट, इसी तरह अगर अपोजिट चार्जेज हैं, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इनके दरमियान भी वही सेम फोर्स ही होगी F21, और चार्ज 1 पे जो फोर्स है वो F12, और इनके दरमियान डिस्टेंस भी R ही होगा। मतलब इनके दरमियान जो फोर्स होगी अब वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कंबाइन करें तो ये कुछ इस तरह का आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाई 1/R स्क्वायर। या अगर इसे मैं लिखूं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। हम किसी भी रिलेशन को यानी प्रोपोर्शनल को कंबाइन जब करते हैं तो उन्हें एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इन्वर्स होते हैं उनको हम डेसिमल के नीचे लिखते हैं, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उन्हें हम ऊपर लिखते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर ख़त्म करते हैं तो उसके लिए हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा और दरमियान में कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ हम जो कांस्टेंट कॉलम्स लॉ के अंदर यूज़ करते हैं वो K है, तो K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जो K की वैल्यू है ये कॉलम ने पेश की थी, K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की, तो K की जो वैल्यू आती है K इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर हमने दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करना है तो उसके लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और उन चार्जेस की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए K कांस्टेंट की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह हम अपनी फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियसली दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को देखा है, अगेन हम फोर्सेस को ड्रा करते हैं। कोई भी दो चार्जेस हैं Q1, पॉजिटिव या नेगेटिव को फ़िलहाल हम नहीं देखते, हमने जस्ट दो चार्जेस लिए हैं। तो Q1 के ऊपर जो फोर्स होगी Q2 की वजह से वो F12, और जो Q2 के ऊपर होगी वो F21। अब अगर देखें कि जितना चार्ज 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी उतना ही चार्ज 2 के ऊपर भी फोर्स अप्लाई हो रही होगी। इसका मतलब दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो चार्ज 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और चार्ज 2 के ऊपर जो चार्ज 1 की तरफ से होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ऑलराइट, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स 1-2 है वो इक्वल टू है F21 के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके साथ एक के साइड पे
नेगेटिव जब हम लगा देंगे इसका मतलब उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, अपोजिट है। फॉर एग्जांपल दो चार्जेस अगर किसी स्पेस में रखे गए हैं, स्पेस के अंदर जो इनके पोजीशन वेक्टर होगा वो, क्योंकि हम वेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो जो पोजीशन वेक्टर Q1 का होगा वो R12 होगा और इसके ऊपर हेड भी आएगा, और जो Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर होगा R21 का। मतलब ये स्पेस में इन चार्जेस की या प्लेन के अंदर इन चार्जेस की पोजीशन को शो कर रहा है। इनकी डायरेक्शंस को अगर हम फोर्सेस की कंडीशन में देखें तो फोर्स 1 2 कॉलम्स लॉ के मुताबिक आएगी के कांस्टेंट, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R पोजीशन वेक्टर। इसी तरह F21 को भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कांस्टेंट K की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी दोनों साइड्स पे, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R21, यानी जो चार्ज 2 का पोजीशन वेक्टर है वो उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटीज़ होंगी ये फोर्स वेक्टर पोजीशन में है। मतलब अगर हमने किसी भी चार्ज का फोर्स वेक्टर के फॉर्म में अगर मेजर करनी है तो उसके लिए हम इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है इसे परमिटिविटी ऑफ स्पेस कहते हैं। इसका मतलब अगर हम इस कांस्टेंट को यूज़ कर रहे हैं तो हम चार्जेस की जो फोर्स को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, उनकी हम स्टडी स्पेस में कर रहे हैं। मतलब वो किसी और मीडियम के अंदर नहीं है बल्कि स्पेस के अंदर है या हवा के अंदर है। तो अगर हमारे पास कोई मीडियम आ जाता है, कोई मेटल आ जाती है जिसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी को देख रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर एक और मटेरियल की परमिटिविटी को यूज़ करेंगे जिसे एप्सिलॉन आर का नाम देते हैं। अब एप्सिलॉन आर अगर किसी स्पेस के अलावा अगर किसी और मटेरियल का कहा गया है या किसी और मीडियम का कहा गया है तो उसकी परमिटिविटी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें गिवन होगी। उनकी वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करेंगे। अब इस कंडीशन में जो हमारी फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो फोर्स आएगी इलेक्ट्रिक फोर्स वो बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर, और बाकी फार्मूला वही सेम रहेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऑलराइट, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। दो फोर्सेस के दरमियान जो पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन होता है वो उन फोर्सेस की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। अब इस कंडीशन में जो हमने लास्ट कंडीशन देखी है उसमें यह है कि जो फोर्स 1 2 है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है फोर्स 2 1 के, यानी दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और वो आपस में सम हो रही हैं तो दोनों के दरमियान पॉजिटिव का साइन आएगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि आपने याद करने हैं। समटाइम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीज़ें गिवन होती हैं कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन हैं या सेम डायरेक्शन में हैं, तो उसके लिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब इन कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है कि चार्जेस Q1 इज़ इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज़ इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड इन XY प्लेन एट पोजीशंस R1, जो कि पोजीशन वेक्टर 1 गिवन है, इज़ इक्वल टू 3.0 J यूनिट वेक्टर एंड R2 इज़ इक्वल टू 4.0 I यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो चार्ज 1 का यूनिट वेक्टर है वो R1 है और जो चार्ज 2 का यूनिट वेक्टर है वो 4.0 I यूनिट वेक्टर है। वेयर डिस्टेंस इज़ इन मीटर, डिस्टेंस मीटर्स में गिवन है। कैलकुलेट फोर्स ऑन Q2।
चार्ज 2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है Q1 की वजह से, वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर Q1 चार्ज गिवन है और R1 यूनिट वेक्टर में हम देखें तो इसमें J यूनिट वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है। J यूनिट वेक्टर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब ये y एक्सिस के ऊपर है। इन इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम कुछ इस तरह की एक फिगर ड्रा करते हैं। चार्ज Q1, R वेक्टर इसका R1 इज इक्वल टू 3.0 J यूनिट वेक्टर, और R2 वेक्टर जो Q2 के लिए है ये x एक्सिस पे है क्योंकि इसके साथ I यूनिट वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये 4.0 I यूनिट वेक्टर। अब हमने जो चार्ज 2 के ऊपर फोर्स इस्तेमाल लग रही है यानी F21, ये हमने फाइंड करनी है। और ये जो Q1 से Q2 का डिस्टेंस है ये R21 होगा वेक्टर। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसका वेक्टर R21 फाइंड करते हैं। R21 वेक्टर को फाइंड करने के लिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो इसे जब हम लिखेंगे 4.0 I यूनिट वेक्टर माइनस 3.0 J यूनिट वेक्टर। अब जो R21 है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं है बल्कि हमारे पास वेक्टर गिवन है, जबकि जो हमने फोर्स का फार्मूला देखा था F21 हमने फाइंड करनी है, उसके फार्मूले के मुताबिक K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड R21 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर का हमने फार्मूला देखा था कि कोई भी यूनिट वेक्टर A अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो A वेक्टर डिवाइडेड बाय उस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस फार्मूले को देखते हुए हम अपना यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो R21 का सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उनको सम करके उनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये जो माइनस है ये स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई जब होगी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये आएगा 25 का स्क्वायर रूट एंड दैट्स इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, तो इस मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल करते हुए R21 का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। जो वेक्टर गिवन है यानी 4I यूनिट वेक्टर माइनस 3.0 J, 0.0 नहीं लिखते तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं J यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। अब जो हमने ये R21 का मैग्नीट्यूड फाइंड किया है यही एक्चुअली हमारा इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम इस्तेमाल करेंगे। यानी ये वेक्टर है, इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो जस्ट इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। मतलब इनके दरमियान जो R की वैल्यू है डिस्टेंस वो 5 मीटर है। तो इसको हम अपने फार्मूले में अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा F21, इस फार्मूले में हम अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू K की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 और Q1 की वैल्यू है 100 माइक्रो कूलम। Q1 और Q2 को यहाँ अगर माइक्रो को ख़त्म कर लें तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम। क्योंकि हमने ऐसे यूनिट की फॉर्म में लिखना है तो उनके प्रीफिक्स की हम वैल्यू लिख देंगे। इसी तरह Q2 आ जाएगा 50 माइक्रो कूलम, मतलब 50 इंटू 10⁻, कूलम की जगह -6, तो सॉरी माइक्रो की जगह -6 आ जाएगा। तो ये आएगा 100 इंटू 10⁻⁻6
एंड Q250 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, जो कि हमारे पास इस टाइम 5 है, 5 का स्क्वायर, और साथ में R यूनिट वेक्टर जो आया है हमारे पास 4i माइनस 3j डिवाइडेड बाय 5। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो F21, अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो हम ये F21 फाइंड कर रहे हैं ये वेक्टर फॉर्म में होगा, क्योंकि इसके साथ हम यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, यानी ये हम जो फाइंड करेंगे ये वेक्टर फॉर्म में होगा। तो इसका जो आंसर आता है फाइनल हमारे पास वो होता है 1.44 आई यूनिट वेक्टर माइनस 1.08 जे यूनिट वेक्टर। अब हमने फोर्स फाइंड कर लिए हैं, लेकिन वो वेक्टर की फॉर्म में है, जबकि हमने उस फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी न्यूटन की फॉर्म में हमने लिखना है। तो उसके लिए हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए F21 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका जो x कंपोनेंट है यानी 1.44 इसका स्क्वायर प्लस जो y कंपोनेंट है माइनस 1.08 इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाता है फाइनल आंसर 1.8 न्यूटन। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और हमने F21 का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना था, मतलब Q2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 1.8 न्यूटन है। अगर हम चाहते हैं कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है उस डायरेक्शन को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एंगल फाइंड करना होगा, क्योंकि एंगल जो होता है वो किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। उसके लिए जो हमने फर्स्ट ईयर में वेक्टर्स के चैप्टर में देखा था कि किसी भी अगर टेन हमने थीटा फाइंड करना है तो टेन थीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं और उसका y कंपोनेंट लिखते हैं डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो सेम यहाँ पे रूल इस्तेमाल होगा, टेन थीटा इज़ इक्वल टू जो इस फोर्स का y कंपोनेंट है यानी माइनस 1.08 डिवाइडेड बाय 1.44। तो अगर हमने जस्ट थीटा फाइंड करना है तो टेन इस साइड पे आ जाएगा और ये टेन इनवर्स बन जाएगा माइनस 1.08 डिवाइडेड बाय 1.44। तो थीटा की जो वैल्यू आती है वो है -37 डिग्री। तो इस तरह ये हमने डायरेक्शन खुद ही फाइंड की है, मतलब अगर किसी जो हमें न्यूमेरिकल इस वक्त गिवन है उस न्यूमेरिकल के मुताबिक हमने डायरेक्शन फाइंड नहीं करनी, हमने जस्ट मैग्नीट्यूड यानी फोर्स ही फाइंड करनी थी, वो हमने यहाँ तक फाइंड कर ली। अगर किसी एग्जांपल में या न्यूमेरिकल में आ जाता है कि डायरेक्शन भी फाइंड करें उस फोर्स की तो उसे हम टेन थीटा के फार्मूले से उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कोई मसला है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।